गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी और महानुभावगण, उन्नत शिक्षा की ज्योत से प्रकाशित होकर भारत की नई पीढ़ी राष्ट्र को विश्व फलक पर दे दीप्यमान करे, यही अभ्यर्थना के साथ दीप ज्योत को नमन, विद्या की देवी मां शारदा को नमन और सभी महानुभावों का मंच पर सहर्ष स्वागत है। सहर्ष स्वागत है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय शिक्षा मंत्री गुजरात श्री ऋषिकेश पटेल जी का, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात श्री प्रफुल्ल पानसेरिया जी का और सभी मंचस्थ महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। शिक्षा वह नींव है जिसके ऊपर व्यक्तित्व की इमारत निर्मित होती है और राष्ट्र निर्माण में प्रदान करती है। शिक्षा के इसी महत्व को समझते हुए भारत की नई पीढ़ी के उच्च और सर्वांगी व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्र उत्थान और नए भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार का अहम कदम यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके विविध पहलुओं पर विचार विमर्श और मंथन से उत्तम निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु आयोजित इस एक दिवसीय वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में पधारे महानुभावगण का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। गुजरात में ज्ञानवर्धन, कौशल्यवर्धन एवं व्यक्तित्व निर्माण पर केंद्रित शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने हेतु जो अपने अविरत प्रयासों से कर्तव्यरत हैं, ऐसे गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा माननीय मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी से अब सादर अनुनय करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। नमस्कार। ज्ञान के इस महाकुंभ में उपस्थित हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा प्रधान भारत सरकार, मेरे साथी मंत्री भाई श्री प्रफुल्ल भाई, हमारे शिक्षा के सलाहकार, हमारे पूरे गुजरात के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा और कई बाबतों के एडवाइजर हसमुख अढिया जी, जगदीश कुमार जी चेयरमैन यूजीसी, टीजी सीतारमन जी चेयरमैन श्री एआईसीटीई, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश कुमार जी, कमिश्नर श्री टेक्निकल एजुकेशन बंछानिधि पानी जी, हमारे डायरेक्टर पीबी पंड्या जी और जिसकी यजमानी कर रहे हैं, ये समग्र कार्यक्रम की यजमानी जिसके हाथों में सौंपी है, ऐसे बड़ौदा यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी के विजय कुमार श्रीवास्तव जी और वेस्टर्न जोन से पधारे हुए आप सब, युवाओं का भविष्य बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे सब अध्यापक मित्र, विशेष और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को लागू करने के लिए दिन रात प्रयत्न करने वाले आप सब विद्वान हमारे विशेष और अध्यापक श्री, आज के ये समुद्र मंथन होगा, ज्ञान का समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में बरसों से जो हमारी शिक्षा नीति अटकी हुई थी, अगर सुधार भी होता था तो बहुत छोटे छोटे सुधार होते थे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना भौगोलिक विस्तार, अपना साहित्य, अपना कल्चर के साथ
दुनिया के साथ मिलने के लिए, दुनिया के साथ मिलाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ तक्षशिला थी, नालंदा थी, वल्लभी थी, बाहर से लोग आते थे। ज्ञान जिज्ञासु यहां पर आके अपने ज्ञान की प्यास को बुझाते थे और यहां से ज्ञान लेके दुनिया तक फैलाते थे। कम भाग्य से कुछ समय अपना ऐसा आया, गुलामी काल, सब आक्रमण होते गए और करीबन 900 से 1000 साल तक हमारा ज्ञान और हमारी जो विद्यापीठें थी तहस नहस कर दी गई और हमारी जैसी संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर और हमारा ज्ञान का भंडार था, वो कहीं न कहीं दुनिया के सामने सब लोग तो ले गए, लेकिन यहां पर अंधकार हो गया। लेकिन आज, और जब से अंग्रेज भी आए, तो अंग्रेजों ने भी यहां जो शिक्षा नीति लागू की, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए काम करने वाले लोगों की फौज इकट्ठा करने के लिए की शिक्षा पद्धति बनाई। लेकिन दुनिया के साथ हमारे युवाओं के सामर्थ्य को साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके मन में पड़ी हुई आशाएं आकांक्षाएं जगाने के लिए पहले तो जो शिक्षा नीति थी उसमें बस अपने विचार थोप दिए जाते थे। बच्चे का कौन सा कौशल्य है, बच्चे के अंदर कौन सी विविधताएं हैं, उसको देखे बिना उसको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, बस ये दो ही बाबतों में हम सब लगे रहते थे। लेकिन ये शिक्षा नीति 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लागू कर दी। वो केवल युवाओं को केवल रोजगार देने के लिए नहीं, लेकिन रोजगार दे सके ऐसे युवाओं को तैयार करने के लिए जो शिक्षा नीति बनाई, हमारा गुजरात भी आज बहुत अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लग गया है, जुट गया है, पूरा देश लग गया है। एनईपी लागू की, नई शिक्षा नीति लागू की, बहुत सारे देश के अंदर भी कोई बात नहीं लागू होती है तो बहुत से सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये शिक्षा नीति में आज भी पूरे भारत के अंदर कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेके अपने 7 सिस्टर तक कहीं पर भी कोई भी आवाज नहीं उठा, क्योंकि ये युवाओं के मन में पड़ी हुई जो जिज्ञासा थी, उनका जो बिहेवियर था। कई बच्चे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संगीत के अंदर अच्छा कर सके, ऐसा उसका बर्तन है, देखाव भी है, वो स्कूल से पता चलता है। कोई पेंटर भी बनना चाहता है, कोई खेल कूद में आगे जाना चाहता है, किसी को मैथ्स में रस है, किसी को साइंस में रस है, तो उसको पंख देने के लिए ये जो शिक्षा नीति बनी है, इससे हमारे संस्कार, हमारी जो वैविध्यता है वो भी रहेगी और साथ में उसके मन में उसके कैपेसिटी के हिसाब से उसको पंख देने का काम करेगी। और आप सब आज बैठेंगे, टेक्निकल सेशन भी होगा और मेरे हिसाब से और मेरे मन में है कि बहुत सारा लाभ आप सबको भी पहुंचेगा। और आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये प्लेटफॉर्म में आप सब वेस्टर्न जोन के सभी विद्वान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने एक दूसरे का नाम भी सुना होगा, लेकिन कभी मिलना भी नहीं हुआ होगा। तो आज ये प्लेटफॉर्म पे आप 1 to 1 मिल भी सकते हो, बातचीत भी हो सकती है, पहचान भी हो सकती है। और साथ में आने वाले समय के अंदर भी आप सब एक दूसरे के साथ अपना संपर्क बनाए रख के अपने प्रॉब्लम, अपनी कोई भी मन के अंदर पड़ी हुई छोटी सी भी क्वेश्चन है तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो और एक दूसरे का मार्गदर्शन भी ले सकते हो। ऐसा बहुत अच्छा सा और हमारा वाइब्रेंट आने वाला है। गुजरात के अंदर 2003 से वाइब्रेंट की शुरुआत हुई और आज गुजरात ये 20 सालों के अंदर 2003 से लेके 23 तक 20 सालों के अंदर ये 10वां वाइब्रेंट होगा। और 10 वाइब्रेंट के अंदर हमारा गुजरात शिक्षा से इंडस्ट्री तक, युवाओं से महिलाओं तक, हर जगह पे कहीं न कहीं नया मकाम हासिल किया है। और मैं मानता हूं
आज भी शिक्षा का नया मकाम हासिल करने का लिए ये महाकुंभ रखा गया है। ज्ञान का समुद्र मंथन भी होगा और साथ में सब अपने ये ज्ञान का अमृत लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता भी हूं। और ये बहुत बड़ा एफर्ट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में हुआ है। और हसमुख भाई अढ़िया साहब ने भी यहाँ ये वीसी कॉन्फ्रेंसिस के लिए बहुत सारे अपने सुझाव भी दिए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सब भी पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन और सब जगह से आए सबका भी मैं अभिवादन भी करता हूँ और गुजरात में स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी स्वागत शब्दों के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा के उच्च मूल्यों को पुनः उजागर करने की सरकार की आपकी प्रतिबद्धता के लिए। अब आइए उपस्थित मंचस्थ महानुभावों का विधिवत स्वागत करके अपने आतिथ्य भाव को हम चरितार्थ करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात श्री मुकेश कुमार जी से कि हमारे बीच पधारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत अभिवादन करें। अनुरोध करेंगे श्री बंछानिधि पानी कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन से हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत स्वागत। ये कच्छी शॉल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेमेंटो और पुस्तक से स्वागत हो रहा है। अनुरोध करेंगे डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री पीबी पंड्या जी से कि माननीय शिक्षा मंत्री गुजरात उच्च एवं तकनीकी शिक्षा श्री ऋषिकेश पटेल जी का स्वागत करें। विनती है जॉइंट कमिश्नर हायर एजुकेशन श्री नारायण मधु जी से कि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री प्राथमिक, माध्यमिक एवं वयस्क शिक्षा और उच्च शिक्षा गुजरात सरकार श्री प्रफुल्ल पानसेरिया जी का स्वागत करें। अब अनुरोध करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, वाइस चांसलर एमएस यूनिवर्सिटी से कि प्रोफेसर डॉक्टर एम जगदेश कुमार, ऑनरेबल चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आप स्वागत करें। आइए हम भी करतल ध्वनि से सभी महानुभाव गण का स्वागत करते हैं। विनती करते हैं श्री मनोज वाघ, डेप्यूटी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से कि आप ऑनरेबल चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर टीजी सीताराम जी का स्वागत करें। गुजरात की हैंडीक्राफ्ट, कला कारीगरी, कच्छी शॉल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेमेंटो एवं पुस्तक से महानुभावों का स्वागत करते हुए हम धन्यता अनुभव करते हैं। सभी महानुभावगण का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। अब आइए देखते हैं गुजरात में शिक्षा प्रणाली को और समृद्ध और मजबूत करने की दिशा में हो रहे प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में यह फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करके भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की। मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा। गुजरात के 33 जिलों में फैले 108 विश्वविद्यालय, 3,190 शिक्षा संस्थान, 60,844 शिक्षकों और 16.80 लाख छात्रों के साथ
गुजरात के गतिशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल और उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है। श्री के का शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेजेस कन्फेडरेशन के रूप में 6 सरकारी कॉलेजों का एक क्लस्टर बनाया गया। मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी। स्टेट असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन सेंटर और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल और एनईपी सेल, गुजरात अक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड अरेंजमेंट सेल की रचना की गई। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने स्नातक और डिप्लोमा की 88 किताबें क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित की। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस की स्थापना की। कॉमन क्रेडिट स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की रचना की गई। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS छात्रों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, उद्यमिक कौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य आदि के क्षेत्र में उनके चयन, रुचि और कौशल के आधार पर मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के साथ क्रिटिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कोर्सों का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही में इसके तहत परीक्षा प्रणाली को भी परिवर्तित किया गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में तकनीकी शिक्षा के पुनर्गठन के साथ इमर्जिंग स्किल्स एरिया में सीटों की वृद्धि की गई है। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP फाइलिंग के लिए सहायता। कुल 1200 छात्र नेतृत्व को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का समर्थन। 178 स्टार्टअप्स को स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट स्कीम के तहत सहायता। इनोवेशन हब के तहत 429 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सपोर्ट, जो आज के मूल्य में 2300 करोड़ रुपए के मूल्य का है। स्टार्टअप से 1400 कुशल रोजगार उत्पन्न। गुड गवर्नेंस के रूप में गुजरात ने NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लघु और दीर्घकालिक सुधार की शुरुआत की है। 2023 की 25 सितंबर को गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2023 के माध्यम से गुजरात राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए राज्य विश्वविद्यालयों को सेनेट एंड सिंडिकेट संरचना की बजाय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से बदल दिया गया है। उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान के दृष्टिकोण द्वारा गुजरात को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत 294 संस्थानों के लिए 438 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत 4 लाख से भी अधिक आर्थिक रूप से असहाय छात्रों को 1884.84 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। शोध, उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान के लिए योजना गुजरात में अनुसंधान विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान करती है। 2676 अनुसंधान विद्यार्थियों को कुल 72 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि शिक्षा न केवल प्रबुद्ध करती है बल्कि सशक्त भी बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात में हो रहे प्रयासों की ये झांकी हमने देखी और अब आमंत्रित करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माननीय चेयरमैन श्री प्रोफेसर डॉक्टर TG सीताराम को शिक्षा क्षेत्र के अपने दीर्घ अनुभव और अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। प्रोफेसर TG सीताराम। Namaste. Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, and all the distinguished guests on the dais, Vice Chancellors of Western Region, and attendees of this NEP
workshop. Friends, very good morning to all of you. Vikasit Bharat by 2047 is no more a dream. It is on its path to become a reality soon through the National Education Policy implementation. Friends, we have completed 3 years of implementation of NEP. There are fantastic best case stories we learned through our vice chancellors, how they have implemented in their universities. We had 2-day event at Bharata Mandapam on 29th and 30th of July, which showcased the best of the best case studies implemented at different universities. Friends, to make India as a developed India, which is a vision, to achieve this, we need to assign to new heights in every sector, and particularly in education sector, which will lead to that we are going to be the 3rd largest economy in the world soon. The core to accomplish this stands in the interest of an educated India. This is the time, this is the Amrit Kaal. Our focus is to transform the education system with a holistic approach. During the Amrit Kaal, through implementation of NEP, measures taken to ensure high quality education and leadership for the next 25 years, which will transform our education system and also the leader of education in the world. Overall, the focus on smooth implementation of NEP is being done to make India the knowledge capital of the world, ladies and gentlemen. And towards this, both all higher educational institutions, and in particular, All India Council for Technical Education, has outlined its vision for Amrit Kaal to provide the best education in the world, promoting innovation, startups, entrepreneurship, research-based education. The vision for Amrit Kaal includes the education in mother tongue, enhancing youth employability, to have faculty and student development programs, internationalization of higher education, reforms in examinations, mandatory accreditation and regulation, creating a confident, progressive, innovative, and empathetic generation. India's vision for Amrit Kaal is not limited to being self-sufficient and self-reliable, ladies and gentlemen, but proudly to become Vishwaguru, and more than that, Vishwadata. So AICTE has a goal to establish India as the knowledge center, which can guide the whole world, particularly in STEM education. We have, through NEP, we have also added A to that. It will become STEAM, that is science, technology, engineering, and art and mathematics. And some of the IITs have already added one more M to it, that is the medicine, which will take care of the healthcare. So we have all agreed, ladies and gentlemen, that the national education policy will make India the knowledge capital of the world. We have to build a developed India in this Amrit Kaal. All of us have equal responsibilities. India can develop only when every citizen, every family, every student, and every state of the country joins this campaign. Education is critical for achieving success in this Amrit Kaal. Implementation of NEP 2020 has set the agenda clearly for us. I always say this, NEP 2020 implementation is an agenda for us in the Amrit Kaal. We are already started. Those who have not started, start immediately to implement at your universities. It is a vast, very, very dynamic, flexible policy. Friends, another very important announcement will be coming. That is the permanent, every student will have one ID, starting from Balavatika to PhD. You'll have one single unique ID. It is Automated Permanent Academic Account Registry, APAR. I always say the APAR, in conjunction with Academic Bank of Credit and the National Credit Framework, which is recently released, will be the new QR code for learners of Indian education system.
Friends, AICTE has put 5 items to make implementation of NEP 2020 very fast and quick. So one is to provide technical and management books in all 22 Indian languages. Training in intellectual property rights to 2 crore students in next 5 years, and internationalization of technical education. Integration of vocational education and skill courses with technical and management education, and training more than 2.5 crore students in skill-based courses at different levels. We are already tying up with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and rolled out many skill courses in engineering curriculum. We would like to also train 50 lakh human resources in chip manufacturing, in semiconductor, both in design and manufacturing, advanced communication technologies, and logistics, that is PM Gati Shakti. The last but not the least, to start the apprenticeship, embedded degree and diploma programs in more than 5,000 institutions with total intake capacity of 10 lakh students and 50 India's innovation center, 50 innovation centers in different parts of the country to convert the ideas to technology transfer. So all this is not possible without your involvement and support. I urge every Vice Chancellor to join hands and to make this happen at the earliest so that India can be the leader in education. So to make Indian students a 21st century innovators, entrepreneurs, researchers, and highly skilled professionals is a very key aspect of the entire exercise while implementing NEP 2020. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for your valuable words of inspiration and guidance. और अब अनुरोध करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के माननीय चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर एम जगदेश कुमार जी से आपके संबोधन के लिए। श्री भूपेंद्र भाई पटेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, श्री धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, श्री ऋषिकेश भाई, Shri Praful Bhai, and other distinguished colleagues on the dais, and all the academicians and leaders of the educational institutions, my pranams to you. Somebody said if you want to achieve anything meaningful in your life, you should dream big. But those who dream big also happen to be optimists. Optimists enrich the present, enhance the future, challenge the improbable, and achieve the impossible. And I have no doubt that the audience here, the academic leaders and academicians, are both big dreamers and also optimists. Friends, roughly 3 months ago, we unveiled the NEP 2020. During the first phase, we were in the mode of talk and understand NEP 2020. But today, we are in a different phase, action and implementation. Keeping this in view, UGC has formed 5 zonal committees of vice chancellors: North, West, South, Central, and East and Northeast. These zonal committees consist of academic leaders like you, and they will be driving in developing the strategies for the implementation of NEP 2020. We have also written to the principal secretaries of all the states and union territories to provide full support to these zonal committees in the implementation of NEP 2020. It is gladdening to see
that the Western Zone Committee, consisting of more than 150 universities, has taken the lead and is organizing today's conference by bringing all of us here on the same stage. Friends, we all have to work in a collective and cooperative manner for the speedy implementation of NEP 2020. Ensuring freedom, flexibility, and choices to the students is central to the implementation of NEP 2020 for the transformation of our higher educational institutions. That is the reason why during last couple of years, UGC has come up with many reforms, keeping NEP 2020 as our roadmap. Today, nobody asks me when I travel across the country, what is Academic Bank of Credits? Nobody asks why we should implement ABC. Today, we have more than 2 crore students who are on ABC platform. But however, it is also important as leaders of the educational institutions to keep in your mind that it is not just enough to register on ABC platform. It is important to ensure that each and every student of our institution is on ABC platform, and you upload all the credentials, credits, certificates of the students on the ABC platform. Friends, one of the biggest reforms that we have introduced in independent India is the 4-year undergraduate program. I'm very glad to inform you that across the country, nearly 200 universities have already introduced the 4-year undergraduate program, and we have made internship mandatory as part of this 4-year undergraduate program. And it is also the national credit framework which is helping us in making sure that there is enough mobility provided to the students to move from one discipline to the other discipline, one institution to the other institution. And the multi-entry, multi-exit scheme that we have introduced, initially some academicians used to ask me that may lead to large migration of students from one institute to the other institute. But it is more than 1 year of introducing the multi-entry, multi-exit scheme. You have not seen any such large-scale migration. It is basically introduced for those students who may find it difficult to continue because of either family reasons or financial reasons. Friends, we also have to keep in our mind that whatever reforms that we are introducing, they are not just only for the 4.1 crore students in the higher educational institutions. It is also for those who are not part of the higher educational system. Please remember that nearly 65% of Indians live in the rural areas. 50% of our Indian population is below 25 years. That means a large proportion of Indian youth, they are living in the rural areas. Our Honorable Prime Minister made it very clear that the overall progress of India is possible only when there is grassroots development. And that is possible only when institutions such as you focus on providing appropriate skills to the large number of youth across the rural India. We need to ensure that our young people who are not part of the university system have access to multiple economic activities. Educational institutions such as yours should focus on developing local entrepreneurship for our young people so that they become part of the economic growth of our country. Friends, is it not our responsibility to tell our students about the contributions made by our Indians over a period of thousands of years? Indian knowledge systems should be an integral part of any discipline that we teach in our universities. UGC has taken a step to train nearly 1,000 teachers across the country on imparting and integrating IKS as part of the regular teaching in the university system. Friends, we can
rapidly implement the NEP 2020 and transform our higher education only when we join together like this, brainstorm and work out a roadmap for the rapid implementation of NEP 2020. I would like to congratulate the Western Zone for taking the lead and for organizing this, and that is why it assumes importance for all of us. I wish you all the best during the rest of the proceedings of today's program. Thank you. Thank you very much. Thank you, Honorable Dr. Jagdish Kumar ji, for sharing your enriching thoughts with us today. देवियों और सज्जनों, देश में शिक्षा संबंधी नीतियों के सुचारू अमलीकरण और शिक्षा गुणवत्ता को उच्च आयामों पर पहुंचाने के लिए जो निरंतर अपने प्रयासों से प्रतिबद्ध है, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, कौशल्य निर्माण के क्षेत्र में भी कई पहल से देश को नई दिशा जिनके मार्गदर्शन में मिली है, ऐसे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अब सादर निवेदन करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। आइए हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। नमस्कार। वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस की इस मंच पे उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हायर एजुकेशन तथा टेक्निकल एजुकेशन मंत्री गुजरात सरकार माननीय ऋषिकेश गणेश भाई पटेल जी, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल छगन भाई पंसारिया जी, गुजरात शासन की प्रमुख परामर्शदाता देश की वरिष्ठ प्रशासक आदरणीय हसमुख अढ़िया जी, चेयरमैन यूजीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, चेयरमैन एआईसीटी प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी, भांछानिधि पाणी जी, पीबी पांड्या जी तथा इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी तथा वेस्टर्न जोन की सारे यूनिवर्सिटियों की आदरणीय वाइस चांसलर, एनईपी प्रोग्राम इंचार्ज, एनईपी कोऑर्डिनेटर तथा अन्य सभी वरिष्ठ यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी के मित्र समूह, अधिकारी मित्रगण, मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एनईपी 2020 का फोर्थ ईयर में उसकी ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजीसी ने जो जोनल लेवल की कंसेप्ट लाया था, जोनल लेवल की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाने की जो कल्पना की गई थी, उसकी पहला जोनल लेवल की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का दायित्व लिया। मैं दोनों को, गुजरात शासन को, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और एमएस यूनिवर्सिटी गुजरात को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये एक सुखद संयोग है। पहला शिक्षा समागम 2022 में हम लोग काशी में आयोजित किया गया था। वो गंगा जी की किनारे शुरू हुआ। इसी साल जुलाई महीने में जब एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की 3 साल पूरा हुए, तब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया। भारत मंडपम का पहला प्रोग्राम हुआ और आज नर्मदा की पठार पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने भारत की भविष्य बनाने के लिए वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इस महत्वपूर्ण बैठक है। गंगा जी से लेके नर्मदा जी तक का प्रवास ये एक सफल प्रवास होगा, ये मेरा पूरा अपेक्षा है। मित्रों, ऐसे शिक्षा और एमएस यूनिवर्सिटी की बहुत पुराना संपर्क है। मैं एमएस यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूं, ये सारे गुजरात की इसमें प्रतिनिधित्व होता है।
140 साल पुरानी यूनिवर्सिटी समाज जीवन को दिग्दर्शित करते आया है। और वेस्टर्न जोन की बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी हैं वे सभी लोग अपने अपने स्थान पे और अपने अपने स्थानीय समाज को और देश को शिक्षा की जगत में जोड़ने की आपने उनको एक प्रज्वलित करने की आपने अनोखा प्रयास किया है। मैं अगर प्रारंभ में इतना कहूं कि आज देश की 4 करोड़ से ज्यादा हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं, उसमें वेस्टर्न जोन में लगभग 15% स्टूडेंट है। 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा अन्य केंद्र शासित इलाके के अंदर है और इस भाग भारत के अन्य भागों से थोड़ा भिन्न है। आर्थिक मानदंड से, बड़े बड़े प्रकल्पों को सोचने में, शिक्षा के और एक जो पहलू रहता है इंटरनेशनलाइजेशन, सदियों से इस इलाका विश्व के अन्य इलाका को एक्सपोज्ड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। इसलिए ये दुनिया को भारत के साथ जोड़ना और भारत को दुनिया तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पेडेस्टल है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की महत्व और बढ़ जाती है एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन के बैकग्राउंड में। और मैं गुजरात को फिर बधाई दूंगा, आपने तो आने वाले 10 साल की रोड मैप भी बना लिया है। आज एक छोटी सी प्रदर्शनी में उसकी कई झलक हम लोगों ने देखा। प्रोफेसर सीतारमन जी और प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने एनईपी की जो प्रायोरिटी एरिया आपके सामने उल्लेख किया है और मैं आपका धन्यवाद देता हूं आयोजक मित्रों का। आपने इस उद्घाटन सत्र के बाद जो 4 सत्र रखा है, 4 सेशंस रखा है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किलिंग इकोसिस्टम इन एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन, भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा और वैश्विक इंटरनेशनलाइजेशन, ऐसे 4 आयामों में देश की एक्सपर्ट्स, मैं देख रहा हूं कई सारे विद्वान देश से अभी आए हैं और आप लोगों के अनुभव से ऐसे एनईपी में तो प्रायोरिटाइज कभी कभी मैं सोचता हूं 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों को किया गया है और सारा विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है और अनोखा है, लेकिन आपने उनमें से 4 विषय को प्रायोरिटाइज करके और कुछ विषय को आज दोनों प्रोफेसर्स ने उद्घाटन समिति में, उद्घाटन उत्सव में उसको रेखांकित किया है। आप उसमें विचार करोगे और मेरा अपेक्षा रहेगा ये सारे विचार एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की कॉम्पेंडियम बन के कॉलेज स्तर तक जाए। 9 महीने से ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी हायर एजुकेशन के हिस्सा है, ये यूजीसी की डेफिनेशन है। उस दृष्टि से जो इंस्टीट्यूशंस उस काम पे लगे हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, देश को एक मिशन मोड पे कन्वर्ट करने के लिए, देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में परिवर्तित करने के लिए, देश को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री परिवर्तन करने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की कंपेंडियम की आवश्यकता है। मैं एनईपी की नेशनल इंप्लीमेंटेशन के अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस तो इंस्टीट्यूशन पे होती है और मैं वेस्टर्न जोन से देश की ओर से अपेक्षा कर रहा हूं आप इसकी अच्छे केस स्टडी बना के उसको कैसे नीचे पहुंचाएंगे उनकी आप चिंता करोगे। मित्रों, प्रायोरिटी एरिया में और 2-3 विषय और जुड़ा है। भारतीय भाषा इस बार की एनईपी इंप्लीमेंटेशन की एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है और भाषा हमारी डेवलपमेंट में, सभ्यता के डेवलपमेंट में कभी बाधक नहीं रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस को, विशेष करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रोल और अधिक हो जाती है। हम आज देश में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 3 से 23 इस एज ग्रुप की ब्रैकेट को अगर हम देखें, आबादी के लगभग 1/3, मोर देन 1/3 पॉपुलेशन उसी में है। 50 करोड़ नौजवान एज ग्रुप 3 से 23 तक के जो स्टूडेंटशिप में चलते हैं।
स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, लेकिन स्कूल और हायर एजुकेशन में इंजन तो हायर एजुकेशन है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज रिपोजिटरी, न्यू आइडियाज, मैपिंग द फ्यूचर, एनालाइजिंग द सिविलाइजेशनल पास्ट, ये सारे की एक मॉडल बनाना, उसको एक एकेडमिक फॉर्म पे लेके आना, इसकी दायित्व हायर एजुकेशन वर्टिकल की है। मित्रों, इसकी दायित्व आप लोगों को लेना है। उसमें से भाषा, इसलिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में उसको कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज तो टेक्नोलॉजी के कारण इसको कोई चुनौती नहीं रहा है। अनुबंधिनी जैसे, भाषिणी जैसे इंस्ट्रूमेंट ने इसको और सहज और सुगम्य किया है। और इसके अलावा एनईपी के और एक प्रमुख प्रायोरिटी एरिया है स्किलिंग। व्यवसाय और उद्यमिता आधारित शिक्षा, रोजगार परस्त शिक्षा, इसके बारे में आपकी मॉडल देश के लिए काम पे आएगा। और विशेष करके गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएटर, ये तो आपकी सामाजिक परंपरा है। सामाजिक परंपरा को, सोशल बिहेवियर प्रैक्टिस को अगर हम एकेडमिक कन्वर्जन करते हैं तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलता है। आप इसको कैसे शोकेसिंग करोगे, मैं इस अपेक्षा, इस कॉन्क्लेव से मेरा अपेक्षा है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा एक स्लोगन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। जैसे सहज समझने के लिए मैं कहूं, इस देश की नाम भारत या इंडिया, उसमें फर्क क्या है? भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। यह एक विषय है समझने के लिए। भारत तो नाम ही इस देश का। कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजी साहित्य को समझने पढ़ने वाले लोग इसकी नाम दिए इंडिया। और हमने अपने संविधान में भारत और इंडिया दोनों को स्वीकृति दिया है। और भारत तो भारतीय नाम है, मूल नाम है, सभ्यता की परिचय है। लेकिन आज हमारी बौद्धिक जगत में कुछ कुंठित लोगों के मन में, कुछ छोटे वर्ग के मन में ये विवाद, इसको विवाद बनाने की एक स्पर्धा लगी है। मित्रों, भारत की अभी अभी हम एग्जीबिशन देख रहे थे, पाश्चात्य की, निकट अतीत की पाश्चात्य के कुछ विशेषज्ञों ने साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में उल्लेख करते हुए भारत की सोच के बारे में उल्लेख किया है। इस प्रदेश की जो एक महत्वपूर्ण गांव है बड़नगर, जिस गांव से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था, उस गांव में सदियों पहले चाइनीज परिव्राजक वेन्स आए थे। क्या समझने आए होंगे? क्या था को उसको समझने आए थे। जो था वही तो भारतीय परंपरा था। अगर हम हमारी सभ्यता को एक लंबे बड़नगर गांव में, मैं वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं, बड़नगर भारत, विश्व की, भारत नहीं, विश्व की जो लिविंग और कंटिन्यू निरंतर जीता जागता गांव में से एक गांव है बड़नगर। लगभग 2800 साल में सारे विपरीत परिस्थिति के बाद वहां लोग बस रहे हैं। जो बस रहे हैं ऐसे तो एक 10-15 लोग ही नहीं बस रहे हैं। वहां समाज जीवन है, कुछ ज्ञान है, कुछ अनुभव है, कुछ विश्वास है, कुछ अर्थनीति है। नैसर्गिक विपत्ति को जूझने के लिए प्रक्रिया है, प्रैक्टिसेस है। उसी का नाम है ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। और आज हमें क्या देखना है? हमें आज विश्व की आवश्यकता को देखना है। ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या है? G20 की इस बार की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने अनेक विषयों की प्रायोरिटाइज किए। 2 विषयों को मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने विश्व के सारे नेतृत्व को समझाने में सफल हुए कि हम सब लोग मिलकर टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण विश्व एक छोटा सा गांव बन चुका है।
आज मेरे को श्रीवास्तव जी कह रहे थे हमारा YouTube में लाइव टेलीकास्ट होगा। मैं मानता हूं आज विश्व की लगभग 100 से ज्यादा देशों में रहने वाले गुजराती नौजवान इसको देख भी रहा होगा इस समय में। यह संभव है, यह कुछ साल पहले संभव नहीं था। जो टेक्नोलॉजी के कारण जो दुनिया छोटी हो रही है, दुनिया जब एक अपने पहुंच के अंदर पहुंची है, क्या उसमें जो आवश्यकता लगेगी यह भी एक इलाका की आवश्यकता नहीं रहा है। और आज की परिस्थिति में यह ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आइए, क्या क्या इमर्जिंग स्किल्स लगेंगे, इसकी एक मैपिंग करने की आवश्यकता है। आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा प्रायोरिटाइज किया कि दुनिया की गरीब देशों की, अंडर डेवलपिंग देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दायित्व बड़े देशों की है, भारत की है। भारत डेवलप्ड नेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमने दायित्व लिया कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम विश्व की छोटे और इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ शेयर करेंगे। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विश्व की कम से कम मेरे साथ 25 देशों की संपर्क है, जिनकी अपेक्षा है कि हमारे आपके वहां की पद्धति हमारे वहां आए। मेरे सामने यहाँ दिल्ली IIT की डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी बैठे हैं। रंगन बनर्जी अपने IIT को अबू धाबी में लेके पहुंच गए हैं। चेन्नई IIT, मद्रास IIT आज अफ्रीका पहुंच रहा है। भरत भास्कर जी के पीछे अबू धाबी की लीडरशिप पड़ा है कि हमारे वहां कब IIM लेके आओगे। यह आज भारत की ज्ञान परंपरा की प्रतिफलन है। मित्रों, इस बार की NEP जो आज आप इसकी विमर्श करोगे, ये सीमित नहीं रहेगा आपकी इंस्टीट्यूशन तक। ये प्रैक्टिसेस को विश्व की डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग देश चाहते हैं। आज हमारी इन दिनों में देश में जो सब सफलता हुई है, आज हम चंद्रयान 3 सफलता के साथ पूरा किए हैं। आदित्य L1 आज हमारी सफल हो चुके हैं। हमने गगनयान शुरू किया है। हम विश्व की 5 नंबर की अर्थनीति बन चुके हैं और आने वाले 3 साल में हम 3 नंबर में पहुंच जाएंगे और 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। मित्रों, सबको पूरा करना। और इसमें इस बार की परिस्थिति देखिए, विश्व तनाव से भरा हुआ है। प्रत्येक साल एक नई क्राइसिस आ रही है। यूक्रेन रशिया की विषय समाप्त नहीं हुआ था, खाड़ी के देशों में चुनौती शुरू हो गई। वैश्विक क्राइसिस होता तो उसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है, सोशल इंपैक्ट आता है, डिप्लोमेटिक इशू खड़े होते हैं। लेकिन आज देखिए, भारत ये सबसे ऊपर उठ के अपने रास्ता निकाल रहा है और विश्व की कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में रहने वाले देश भी कहते हैं इंडियन मॉडल इज द मॉडल। भारत के नेतृत्व की शैली हमें स्वीकृति है। मित्रों, सारे को प्रैक्टिस करना और उसको अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट करना, उसको एकेडमिक एंडोर्समेंट करना दायित्व हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है। मित्रों, आज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग एक चुनौती है। सरकार इन दिनों में अच्छा खासा फंडिंग विभिन्न स्तर पे किया है, ये पर्याप्त शायद नहीं है। नया नया मॉडल डेवलप हो रहा है। उस मॉडल को अपनाते हुए वंचित वर्ग की हितों को सुरक्षित रखते हुए मित्रों, हमारे देश की एक तबके की बच्चों को हम सरकारी व्यवस्था में पढ़ाना ही पड़ेगा। मैं आभारी हूं देश की व्यवस्था की ओर से गुजरात शासन को। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब यहां कहा गया कि गुजरात की बजट में लगभग 1800 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेकिन अगर भूपेंद्र भाई स्कॉलरशिप गुजरात के बच्चों को दे रहे हैं तो भूपेंद्र भाई हम अपने जैसे व्यक्तियों को, भूपेंद्र भाई मेरे और आड़िया जी जैसे परिवार के बच्चों को अपने खर्चे से भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार के खर्चे से नहीं। हमारे देश में एक नया मॉडल इमर्ज कर चुका है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में those who can afford, let them spend from their own pocket. But we have to take care of a section of society, those who cannot afford. उनको मदद करना ही पड़ेगा, ये हमारा साथ दायित्व है।
ये चुनौती कहीं नहीं। वेस्टर्न में जाओ तो सब कमर्शियलाइज है, हाई फीस है। कुछ सोशलिस्टिक कंट्री में जाओ तो सारा चीज सरकार के हाथ में, दोनों नहीं हो सकता है। भारत में हमको तीसरा मॉडल अपनाना पड़ेगा जो बखूबी भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है। थोड़ा सब्सिडाइज हुआ रहा है। आज IIT IIM हमारे अपने इंटरनल रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चों को प्रोटेक्टेड तरीके से पढ़ा भी रहे हैं। ये सारे यूनिवर्सिटियों को धीरे धीरे अपना मॉडल खड़ा करना है। ये यूनिवर्सिटियों की लीडरशिप के ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, यूनिवर्सिटी तो समाज की मंदिर है। इसको कई मामले में मोटिवेशन खड़ा करना, समाज में पॉजिटिविटी खड़ा करना। अभी अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का सौभाग्य मिला। क्या ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत केवल है? इसमें देश की भावना लगी है। इसकी इंजीनियरिंग मार्वल को देखिए। अभी मेरे साथ IIT गांधीनगर की डायरेक्टर साहब थे, वो बार बार इस विषय को उल्लेख कर रहे थे। इसमें जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में कम कहा जाता है, वो उसको कहना चाहिए। हम 45th फ्लोर तक लिफ्ट में गए, आप लोग भी गए होंगे, नहीं तो आज जाओगे। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए श्रीवास्तव जी, किसी को आप छोड़िएगा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं जाएगा, उसको पकड़ के भेजना ही भेजना, कंपलसरी एजेंडा है। भले ही आप लास्ट सेशन को थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिए कि उससे उसकी लर्निंग से कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मित्रों, मैं गया था कभी पहली बार अमेरिका, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में। अड़िया साहब नीचे हमको ले गए और हमको आधा घंटा लेक्चर दिए कि इतने बड़ी इमारत में कितने जल्दी से लिफ्ट जाता है। मैं गया ऊपर। बाद में कभी मैं दुबई गया, अलब्रूज है वहां, अलब्रूज में भी समान स्टोरी। दिखेगा क्या पता नहीं, दिखने से तो रेगिस्तान दिखेगा। मैं ऊपर गया तो मां नर्मदा का व्यापक विश्व दर्शन हुआ और आदिवासी भाई बहनों के गांव को वहां देखा मैंने। मेरे मन में संतोष आई। दोनों में जो स्पीड ऑफ लिफ्ट एक केस स्टडी था। आज हम उससे ज्यादा स्पीड पे 45th मंजिल तक 38 सेकंड में उठ गए, लेकिन हमारे इंटरप्रेटर उसको जितना कहना चाहिए नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं छोटे छोटे चीजों को, यह एजुकेशन का हिस्सा है। हमारी चीजों को, हमारी गौरव, यही तो भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा नहीं है सिर्फ वेदों को कोट करना, भारतीय परंपरा है सरदार की उपलब्धियों को कोट करना। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में सरदार कैसे लोगों को इकट्ठा किया था, कैसे रियासतों को इकट्ठा किए बिना रक्तपात के, समझौता के कारण इतने बड़े देश को। यूरोप हर एक 25 साल में एक बार जुड़ता है और एक बार टूटता है। 25 साल में मैं कह रहा हूं। जर्मन टूट गया, क्यों टूटा जर्मनियों को मालूम नहीं, फिर मिल गए। यूरोपियन यूनियन हुआ, फिर उसके अंदर से ब्रेक्सिट हुआ। इंग्लैंड आयरलैंड हर एक डिकाड में एक बार झगड़ते हैं फिर मिलते हैं। लेकिन हमारी देश को चुटकी भर में सरदार साहब ने कम समय में इकट्ठा कर दिया। मैं इसलिए खुद आज बहुत भावुक हूं। मित्रों, मैं भी एक छोटे सी रियासत से आता हूं। अगर सरदार ना रहते तो मेरे गांव कहां होता मेरे को पता नहीं है। क्या ये ग्लोबल केस स्टडी नहीं है? सोशल साइंस में इसको हम पढ़ाना नहीं चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो सकता है क्या? जो बचा कुचा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 उठा के कश्मीर को भी भारत के साथ मिले कर दिया। अभी गाजा पट्टी में क्या हो रहा है उसकी तुलना में हमारी इंटीग्रेशन को देखिए। क्या ये सब इसको कौन पहुंचाएगा? आखिर ये सारे चुनौती वाला समय में हमारे इकोनॉमी आज 6 से 8 के अंदर होवरिंग कर रहा है। विश्व के अनेक डेवलप्ड कंट्री, क्या कारण रहा है कि हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं दिनों में नंबर 1 हो गया? क्या सिर्फ ये साइंटिफिक इनोवेशन था? और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यूजर कौन है? एकदम समाज जीवन की सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसकी यूजर है। बॉटम ऑफ द पिरामिड बड़ा हो चुका है। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए? क्या ये एकेडमिक एंडोर्समेंट इसको नहीं करनी चाहिए क्या? एक मिस्र में पिरामिड बनाए थे, अभी तक हमने पिरामिड स्ट्रक्चर वहीं से हमारे ध्यान में आता है। मित्रों, सारे को रीओरिएंटेशन की आवश्यकता है। इसको हम कहने से कुछ लोग कह सकते हैं आप बदलना चाहते हो, हम बदलना नहीं चाहते, हम एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं।
लंबी लकीर खींचना चाहते, इसको करेगा कौन? यूनिवर्सिटी आर ऑटोनोमस टू अपग्रेड, टू रिवाइज, टू ऐड, टू डिलीट देयर ओन करिकुलम। ये आप ही को करना है, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। आज के समय में भारतीयता को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, वैश्विक आवश्यकता को आपको ध्यान रखना है। मोबिलिटी इतने विषय नहीं था पहले, आज मोबिलिटी एक कल्चर बन चुकी है। हमारी देश की टूरिज्म को कौन प्रमोट करेगा? हमारी एकेडमिक एक्सेप्टेंस होगा, एकेडमिक एंडोर्समेंट होगा तो हमारी देश की टूरिज्म बढ़ेगी। ये सारा विषय कहते हैं अर्थनीति को अगर हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है, अगर हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और मैं महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की अगर गोवा को भी मिला दूं, शायद $5 ट्रिलियन में, अड़िया साहब आप विशेषज्ञ हो, इसी में तो शायद 1-1.5 ट्रिलियन इसी जोन पे आएगा। इसी जोन पे 5 में से महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा को टूरिज्म को मिला दो तो शायद 25%, 30% कंट्रीब्यूशन तो यहीं का होगा। और इसको कहां होगा? जब तक यहाँ की कॉलेज उस प्रकार की लड़का तैयार नहीं करेगा, लड़की तैयार नहीं करेगा, जब इसकी प्रोफेसर दुनिया की फ्यूचर ऑफ जॉब क्या है। मैं कुछ दिन पहले अनंत यूनिवर्सिटी आया था, अनुनय जी हमको मिले थे, उनको मैंने कहा था कि आप, उन्होंने मेरे को बुलाया था एक फ्यूचर ऑफ द जॉब के ऊपर एक नेशनल ग्लोबल वर्कशॉप को। मैंने कहा था इसको सारे हम देश के लिए मॉडल बनानी है। सारे यूनिवर्सिटी में कभी घूमता हूं मित्रों, मेरे को बहुत सारे विषय में प्रश्न आता है, मैं पूछूं किसको, मैं पूछूं किसको? पहले अड़िया साहब थे, कम प्रशासक, ज्यादा वाइस चांसलर थे, उनको हम पूछ लेते थे। अभी पूछें किसको? अभी पूछना पड़ता है। पूछने का समाज के मन की सहज समाधान की उत्तर की जगह है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स। मित्रों, एक नया कल्चर भारत में लाना पड़ेगा। एनईपी की प्रमुख रिकमेंडेशन है मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, समाज की पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन इकोसिस्टम। आज हमने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल बनाई है, अपार जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की कल्पना की जा रही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा ना, क्रेडिट सर्टिफिकेट और क्रेडिट दोनों के एक बैंक अकाउंट होगा। मित्रों, सारे विषय आप एक नया संस्कृति में नया कल्चर आप डेवलप करोगे। और इसी अपेक्षा के साथ, और मैं जो 4 महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करोगे ये तो है ही, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको प्रैक्टिस करना और उस प्रैक्टिस को मैग्नीफाइंग, बेस्ट प्रैक्टिस को मैग्नीफाइंग ग्लास में सबके सामने लाना, यही सबसे बड़ा दायित्व है। ये काम शिक्षकों की है, ये काम गुरुओं की है। समर्थ रामदास नहीं होते तो शिवाजी नहीं बनते। शिवाजी बनाने की फैक्ट्री की सब समर्थ गुरु यहीं बैठे हैं। इसमें आपकी कैरियर एडवांसमेंट भी होगा। वाइस चांसलर के बाद और भी कुछ दायित्व आएगा, लेकिन इस देश की आवश्यकता को आप समझोगे। मैं फिर गुजरात शासन को आभार प्रकट करता हूं और यूजीसी को अपेक्षा रखता हूं कि आप जल्दी ही जगदीश कुमार जी और सीतारमन जी मिलके इसको बाकी इलाका में भी इस प्रकार की जोनल कॉन्फ्रेंस हो जाए और गुजरात मॉडल सबको दिखाया जाए कि वेस्टर्न जोन में कैसे इसको किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनन्य प्रेरणादायी वक्तव्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी आपका। और अब अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं मंचस्थ महानुभावगण से कि अपने कर कमलों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एसओपी बुकलेट का विमोचन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अमलवारी के लिए मार्गदर्शन के रूप में ये महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की यह पुस्तिका, आइए हम भी तालियों से इस विधि में सम्मिलित होते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की यह पुस्तिका जो कि मार्गदर्शन देगी इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण में। और साथ ही आज
एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित अन्य 2 पुस्तिकाओं का भी विमोचन महानुभाव गण के करकमलों से होगा। ये 2 पुस्तिकाएं हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फैमिली और कम्युनिटी साइंसेस के पर्सपेक्टिव से रचित ये 2 पुस्तिकाएं हैं। आने वाले समय में अभ्यास क्रम में भी ये रेफरेंस के रूप में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इन दोनों पुस्तिकाओं का विमोचन भी महानुभावगण के करकमलों से हो रहा है। जोरदार तालियों से हम भी सम्मिलित हो जाए इस विधि में। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की दिशा में बहुत से प्रयास हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावगण का। देवियों और सज्जनों, गुजरात में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं। शिक्षा में सरलीकरण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण द्वारा राज्य में शिक्षा समृद्धि के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे गुजरात के सरल, सबल और सक्षम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब आइए सविनय अनुनय करते हैं, आपके विचारों और शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी। मां नर्मदा और लौह पुरुष सरदार पटेल के दिव्य सानिध्य में वाइब्रेंट गुजरात समिट के प्री इवेंट के रूप में आयोजित वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर हसमुख भाई हडिया जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर जगदीश कुमार जी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष श्री टी.जी. सीतारमन जी, अग्र सचिव गुजरात के मुकेश कुमार जी, शिक्षण कमिश्नर श्री बंछानिधि पानी, नियामक श्री पी.बी. पंड्या जी, एमएस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम भारत के विश्वविद्यालय के कुलपतियाँ, विद्वान वक्ताओं, शिक्षाविदों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के प्री इवेंट के रूप में आयोजित वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गांधी जी, सरदार पटेल और विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की इस धरती में आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी भी राज्य का या राष्ट्र के विकास की पहली शर्त उसकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारा देश आर्थिक विकास के साथ बौद्धिक विकास के में भी आगे रहे, तभी सही मायने में भारत ग्लोबल एजुकेशन हब कहलाएगा। आपने देखा होगा कि पहले अक्सर अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर ही अधिक चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन जब श्री नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने देश का ध्यान आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास पर भी आकर्षित किया।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत को एक बार फिर आदर्श सभ्यता का केंद्र बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान देना होगा। इस उद्देश्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। हमारी नई पीढ़ी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदाओं में सबसे आगे रहे, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राष्ट्र विकास के लिए महायज्ञ कहा है। इस महायज्ञ में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे वाइस चांसलर यहां उपस्थित हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्किलिंग के जरिए होलिस्टिक एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च तथा क्वालिटी एजुकेशन जैसे विषयों पर यहां सामूहिक विचार मंथन होने वाला है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोर रिलायबल और मोर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली है, जो भारत के 2047 तक इकोनॉमिक नजरिए के साथ साथ इंटेलेक्चुअल तरीके से भी देश को डेवलप कंट्री का स्टेटस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन सेक्टर में पैराडाइम शिफ्ट और समग्र देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। स्किल डेवलपमेंट से टेक्नोसेवी यूथ तैयार हो, इसके लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना भी हम सभी का दायित्व है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के विचार मंथन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से भारत शिक्षा क्षेत्र में भी विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में 2022 में वाराणसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अखिल भारतीय शिक्षा संगम का आयोजन किया गया था। उसी में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और इम्पोर्टेंस को लेकर काफी विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के अगले भाग के रूप में आज ईस्ट वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम सभी साथ मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर व प्रभावी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात देश के उन चुनिंदे राज्यों में से एक है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था। इतना ही नहीं, हमने 10 सालों के लिए इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रोड मैप भी तैयार कर लिया है। बीते एक दशक में भारत और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वही नहीं, इंडस्ट्रीज अस्तित्व में आ गई है। रोजगार के अवसर तो बढ़े, लेकिन उसका स्वरूप भी बदल गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बिंदुओं पर विशेष विचार किया गया है। किताबों के साथ साथ स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। मेरा विश्वास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और इनोवेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत जैसे विशाल देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड की विशेषताओं को बनाए रखने के हर पहलू को इस पॉलिसी में जोड़ा गया है। इस पॉलिसी में क्षेत्रीय स्तर की मातृभाषा पर भी शिक्षा देने पर अधिक बल दिया गया है। यह भी हमारी भारतीय भाषाओं और संस्कृति को संवर्धित करने का उत्तम माध्यम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों के विचार मंथन से हुआ है। आज
इस वेस्टर्न रीजनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विचार मंथन को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन हमें दिया है। इस विजन को साकार करने में आप सभी वाइस चांसलर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन दे। आपके प्रयासों से ही यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवा शक्ति के टैलेंट और स्किल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी। मैं एक बार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम की अपार सफलता की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की इस जर्नी में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े, इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनन्य प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए। गुजरात में शिक्षा क्षेत्र और प्रणाली को आपकी सुदृढ़ प्रतिबद्धता से मजबूत करने के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात श्री मुकेश कुमार जी से आभार अभिव्यक्ति के लिए। सभी को नमस्कार। इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, गुजरात के शिक्षा मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल, गुजरात के राज्य कक्षा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रसूल भाई पानसेरिया, माननीय मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हसमुख भाई आडिया, यूजीसी के चेयरमैन माननीय श्री प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सीतारामन जी और मेरे साथी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित, वेस्टर्न जोन के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, एनईपी कोऑर्डिनेटर्स, विश्व की सभी सबसे ऊंची प्रतिमा के सानिध्य और भारत की पवित्र नदी नर्मदा के तट पर एनईपी 2020 के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, उसमें आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभारी हूं, जो इस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए विशेष रूप से आप हमारे सबके बीच में उपस्थित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले महीने सितंबर में गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट विधानसभा में पास किया गया, जो अक्टूबर महीने में माननीय गवर्नर साहब के मंजूरी के बाद 9 अक्टूबर से सफलतापूर्वक गुजरात के सभी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। मैं खास इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पूरी भूमिका जो पहले थी और अभी पूरी बदल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि जो वाइस चांसलर को जितनी ऑटोनॉमी दी गई है, कहते हैं ना भूतो न भविष्य, ऐसा ऑटोनॉमी फिर देखने को मिलेगा नहीं। माननीय शिक्षण मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल का भी आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट 2023-24 के शैक्षणिक सत्र इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। हमारे निमंत्रण को सम्मान करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष रूप उपस्थिति में मैं उनका धन्यवाद देता जाता हूं और आपके भाषण और प्रेरणा हमें बहुत लाभ हुआ है। गुजरात के शिक्षण मंत्री स्टेट श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया की उपस्थिति के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हसमुख आडिया साहब, जो हमको शिक्षण क्षेत्र में हमेशा उनके मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता रहता है, इनकी उपस्थिति के लिए मैं इनका भी सम्मान आभार प्रकट करता हूं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार जी और एआईसीटी के अध्यक्ष जो खास दिल्ली से आए हैं प्रोफेसर सीतारामन जी, उनका मैं आभारी हूं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और गोवा दमन दीव, दादरा नगर हवेली के विभिन्न विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और उनके एनईपी कोऑर्डिनेटर का भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। गुजरात सरकार और एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से काम करी पूरी टीम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टीम और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम और यहाँ के जो प्रवेक टेंट सिटी के सहायकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के सम्मेलन महत्वपूर्ण रूप से एनईपी के व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए नई दिशाएं खोलेगा। शिक्षा के
बेहद महत्वपूर्ण इस सम्मेलन के लिए शुभारंभ के लिए मैं आप सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी और सज्जनों, एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से ये महानुभाव गण के पोर्ट्रेट्स एक स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें अर्पित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पोर्ट्रेट, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी एक सुंदर पोर्ट्रेट, ये छवि माननीय शिक्षा मंत्री गुजरात एवं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर श्री हसमुख अढ़िया जी, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन के प्रोफेसर जगदेश कुमार जी का भी पोर्ट्रेट, और प्रोफेसर टीजी सीताराम, ऑनरेबल चेयरमैन एआईसीटीई, इन सभी महानुभाव गण का ये पोर्ट्रेट एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से एक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जा रहा है महानुभाव गण को। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मुकेश कुमार जी का भी ये पोर्ट्रेट कला की अभिव्यक्ति द्वारा ये स्मृति चिन्ह